सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और हम लोग अपनी सोल्यूशन को शुरू कर चुके हैं और हम लोग 3 लेक्चर उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया एक बार रिवाइज करते हैं साथ में और उसके बाद शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट, कितने तरीके का सोल्यूशन पाया जाता था। ठीक है, पाया जाता था नहीं, पाया जाता है। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं तो 2 चीजों की जरूरत होती है बेसिकली, दैट इज योर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूट हम मिलाते थे उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस को पढ़ा। फिर जो सॉल्यूट हम मिलाते थे उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा, दैट इज ग्राम पर लीटर। इसको हम लोगों ने कंसंट्रेशन नाम दिया। और फिर हम लोगों ने पढ़े कई सारे कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, मास परसेंटेज पढ़ी, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ी, और पीपीएम और पीपीबी पर जाकर के हम लोगों ने इस चीज को क्या किया, क्लोज किया। ठीक है, आज का जो लेक्चर है यहां से हम लोग आज कदम रखेंगे असली सोल्यूशन में। क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से मेरे लेक्चर्स को पढ़ रहे होगे तो ये सारी चीजें आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी। सोल्यूशन के बारे में आपको बहुत छोटे पर से पता था, जब आप 9th हाई स्कूल में थे तभी आपको पता था कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में ही आपने नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी जैसे टर्म्स को डील किया हुआ है ऑलरेडी। तो क्या वही चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं? तो आज का लेक्चर खत्म होते होते हम लोग बिल्कुल कदम रख देंगे जाकर के कहां पर, असली सोल्यूशन चैप्टर में, जहां से हम लोगों के दिमाग को उस लेवल पर जाकर के पढ़ाई करनी होगी कि हाँ, हर चीज को एज्यूम करना होगा, हर चीज को मानना होगा, से कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना होगा अपने अंदर। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे चीजें हमारे साथ में क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं। इंटरेस्टिंग होता जाएगा चैप्टर, बहुत बढ़िया चैप्टर है। अब शुरू करते हैं। तो आज का जो टर्म है हमारे पास में वो लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी को अगर बेसिकली समझाना चाहूं तो ये काफी आसान टर्म समझ में आता है। ठीक है, आसान टर्म क्यों समझ में आता है? क्योंकि सॉल्युबिलिटी का मतलब था, हम लोग 2 तरीके की चीजों को जानते थे। पहली जो सॉल्युबल है, दूसरी जो इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल का मतलब उन्हें हम लोग किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, वो घुल जाती हैं तो वो सॉल्युबल है। अगर वो नहीं घुल पाती हैं तो वो इनसॉल्युबल है। हम लोग ये चीजें जानते थे। बट आप लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो सॉल्युबल चीज है उसका भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ही हम डिसॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, चलो एग्जाम्पल लेता हूं और समझाता हूं आपको कि सॉल्युबिलिटी बेसिकली होती क्या है, फिर डिफाइन करेंगे हम लोग। कि हम लोग एक ग्लास में क्या ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं। ठीक है, एक ग्लास में हम लोग वाटर ले लेते हैं और वाटर पूरा यहां तक भरा हुआ है पानी से। इसमें H2O यहां तक भरी हुई है। H2O ही कहा करो पानी को जब जब तक केमिस्ट्री पढ़ो मेरे साथ। और हम क्या करते हैं, इसके अंदर C6H12O6 मिलाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि ग्लूकोज मिलाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि ग्लूकोज तो बहुत अच्छे से सॉल्युबल होता है। जैसे ही हम 1 चम्मच ग्लूकोज इसके अंदर डालेंगे वो इसके अंदर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो पूरी तरीके से इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना जो जो मैं बता रहा हूं। आज का लेक्चर में बोल रहा हूं, आज मैं आपको एंटर कराऊंगा बेसिक सोल्यूशन चैप्टर के अंदर, तो कमी नहीं होनी चाहिए कहीं पर। अब क्या करते हैं, हम लोगों ने इसके अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, 2 चम्मच डाला, फिर भी घुल गया, फिर 3 चम्मच डाला, फिर भी घुल गया। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद अगर आप इसके अंदर डालते हो शुगर को तो वो घुलना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कह दोगे, शुगर इनसॉल्युबल है? जी नहीं, शुगर इनसॉल्युबल नहीं है, शुगर सॉल्युबल है। बट यहां पर हमारी क्या बन गई है, यहां पर हमारी बन गई है एक स्टेट जिसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जितना C6H12O6 हमारे पास में एक्वस है, एक्वस का मतलब घुला हुआ, उतना ही हमारे पास में क्या है, C6H12O6 किस स्टेट में आ रहा है, सॉलिड में आ रहा है। यानी कि जितना हम C6H12O6 मिलाते जा रहे हैं तो नया वाला घुलता जा रहा है और पुराना वाला जो था वो क्या बनता जा रहा है, सॉलिडिफाई होता जा रहा है। यानी कि हम लोग जो मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे तो रिएक्शन होगी, घुलेगी चीनी। ठीक है, जो C6H12O6 होगा वो घुलेगा, लेकिन हमें क्या दिखाई देगा कि इस पॉइंट के बाद में वो घुलना बंद कर देती है। ठीक है, समझो बात को ध्यान से, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बट ये एक ऐसी प्रॉपर्टी थी कि अगर हम इस पानी को क्या कर देते, बढ़ा देते, अगर इस पानी को 1 ग्लास की जगह 2 ग्लास ले लेते तो फिर से चीनी घुलना स्टार्ट हो जाती। ठीक है, फिर से सीधी बात है भाई, वो जो अमाउंट अब आपका नहीं घुल पा रहा था, आप पानी और मिला दो ला करके उसमें। ठीक है, सॉल्वेंट और मिला दो, जैसे ही सॉल्वेंट आपने और मिलाया वो फिर से घुलना स्टार्ट हो गई। तो फिर कहोगे कि हाँ, C6H12O6 तो सॉल्युबल है। तो हम लोगों को डिफाइन करना था कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, बेसिकली घुलना होता क्या है। सॉल्युबिलिटी का मतलब था घुलना, बेसिकली घुलना होता क्या। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने उठाया स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड मैंने सिखा रखा है, स्टैंडर्ड का होता है या तो 1 पे उठाई जाएंगे या तो 100 पे उठाई जाएंगे। तो उन्होंने तो क्या कहा गया, सॉल्युबिलिटी को कहा गया द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज 100% soluble in 100 gram of solvent, 100 gram of solvent at constant temperature and pressure। ठीक है, ये कहा गया
कि वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब एक गिलास चीनी अगर हमारे पास मिली जाती है तो एक गिलास चीनी में हम लोग चेक करेंगे तो कुछ और निकलेगा, ठीक है। कि बेसिक बात मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि अगर आप एक गिलास चीनी में चेक करो तो सॉल्युबिलिटी कुछ और निकलेगी, 2 गिलास में चेक करो तो कुछ और निकलेगी, 10 गिलास में चेक करो तो कुछ और निकलेगी। यानी कि हमें उसे पर्टिकुलर डिफाइन करना था ना, तो हमने उसे कितने पर डिफाइन कर दिया, हमने उसे डिफाइन कर दिया कितने पर, 100 ग्राम पर। अब सोचो हमारे पास में एक बाल्टी में हो 10 लीटर पानी, दूसरी में हो 20 लीटर पानी, दोनों में से अगर 100 ग्राम पे निकाला जाएगा तो क्वांटिटी सेम आएगी। यानी कि प्रॉपर्टी आपकी एक्सटेंसिव नहीं रह जाएगी, वो प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, इंटेंसिव हो जाएगी। यानी कि जो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा उस पर डिपेंड करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। बस इतनी सी बात मैंने समझनी है। अब मैंने 2 टर्म और लगा दिए, क्या कहा, कांस्टेंट टेंपरेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको अभी समझेंगे। ये है फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये ऐसे फैक्टर है जो कि सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। यानी कि आपके पास में टेंपरेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को टेंपरेचर और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। और 100 ग्राम पे हम लोग चेक करेंगे कि 100 ग्राम सॉल्वेंट अगर हो तो उसमें कितना अमाउंट हमारा क्या है, कितना अमाउंट हमारा मैक्सिमम, यहां पर मैक्सिमम भी लिख लो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute which is 100% soluble in 100 gram of solvent and at constant temperature and pressure is known as your solubility। इसी को हम क्या कहेंगे, solubility कहेंगे। क्यों मैक्सिमम अमाउंट क्यों ले लिया, क्योंकि भाई हमारे पास में क्या होगा, आप एक चुटकी डालोगे वो तो डिसॉल्व ही हो जाएगी ना, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितना मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है, कब इक्विलिब्रियम हमने अटेन कर ली। बेसिकली हमें ये देखना पड़ेगा कब सॉलिड और इक्विलिब्रियम हमने अटेन की। तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर सॉलिबिलिटी हम मैक्सिमम चेक करें तो जो सोल्यूशन होगा ना वो कैसा होगा, सैचुरेटेड होगा। वो सोल्यूशन कैसा होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। तो क्या हो सकती है डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन की, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर कांस्टेंट टेंपरेचर और प्रेशर पे और ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व ना किया जा सके, इज नोन एज योर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्लियर, सैचुरेटेड सोल्यूशन किसे कहेंगे, वो सोल्यूशन जिसके अंदर कांस्टेंट टेंपरेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे और ज्यादा अमाउंट घोला ना जा सकता हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास में 2 कंडीशन आती हैं कि इफ the quantity of solute is less than maximum quantity, जो मैक्सिमम क्वांटिटी हम घोल सकते थे, ठीक है। ध्यान से सुनो बात को, बच्चों वाला मत पढ़ो। अब यहां पर आकर के मनी कैंप पे आओगे, इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री में आ गए और अब क्या पढ़ोगे, कि अगर थोड़ा सा घोला तो अनसैचुरेटेड है, अगर ज्यादा घोल दिया तो सुपर सैचुरेटेड है, और अगर एक फिक्स अमाउंट घोला तो सैचुरेटेड है। बड़े लेवल पे पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है। चीजों को डिफाइन करने की आदत डालो अपने साथ साथ। तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन मैक्सिमम क्वांटिटी, जो मैक्सिमम क्वांटिटी हम घोल सकते थे अगर उससे कम है तो इस सोल्यूशन को क्या कहेंगे, हम अनसैचुरेटेड कहेंगे, ठीक है। तो इस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कहेंगे। अगर हमने मैक्सिमम क्वांटिटी ही घोल रखी है, टेंपरेचर प्रेशर हमने क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है। ध्यान से सुनते रहो बात को, यहां पर भी टेंपरेचर प्रेशर कांस्टेंट था, हमने क्या कर रखा है, मैक्सिमम क्वांटिटी घोल रखी है, तो हम क्या कहेंगे, उसे सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अब मैं चाहता हूं कि हम इस मैक्सिमम क्वांटिटी से ज्यादा घोल सकें, तो अगर हमें मैक्सिमम क्वांटिटी से ज्यादा घोलना है तो हमें या तो टेंपरेचर को वेरी कराना पड़ेगा या फिर किसे वेरी कराना पड़ेगा, प्रेशर को वेरिएट कराना पड़ेगा, ठीक है। या तो टेंपरेचर को बढ़ाओ या फिर प्रेशर को बढ़ाओ, कम नहीं करना है, बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। टेंपरेचर को बढ़ाओगे, प्रेशर को बढ़ाओगे, तब आप इस मैक्सिमम क्वांटिटी से भी ज्यादा क्वांटिटी को क्या कर दोगे, घोल सकते हो, जाके उस सोल्यूशन में डिसॉल्व कर सकते हो उस सोल्यूशन में। और तब हमारे पास में क्या हो जाएगी, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, जो द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जो होगी वो बड़ी हो जाएगी, किससे, मैक्सिमम क्वांटिटी से, जो कि एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर पे क्या हो रही थी, डिसॉल्व की जा रही थी, ठीक है। क्यों बढ़ गई, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, तो टेंपरेचर बढ़ा दिया, गर्म कर दिया, सोल्यूशन को घुल गया, या तो हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया, ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर दिया तो भी घुल गया। तब इस सोल्यूशन को आप कहोगे सुपर सैचुरेटेड, तब इस सोल्यूशन को आप कहोगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी सोल्यूशन आर क्लासिफाइड इन 3 वेज। पहला है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, इफ द क्वांटिटी ऑफ योर सॉल्यूट इज लेस देन द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। समझो बात को, डेफिनेशन बनाना सीखो। हम लोग क्या कह रहे हैं बार बार कि इफ द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन द मैक्सिमम क्वांटिटी एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज 100% सॉल्युबल इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर इज नोन एज योर सॉल्युबिलिटी। यानी कि यहां पर हम क्या लिख सकते थे, यहां पर हम सॉल्युबिलिटी भी लिख सकते थे। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि 3 तरीके से डिफाइन किया गया है भाई। अगर हमारे पास में क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट सॉल्युबिलिटी से कम है तो वो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड
सेचुरेटेड है। अगर हमारे पास में जो क्या है सॉल्युबिलिटी के बराबर ही हमने क्या कर रखा है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट हमने घोल रखी है, तो वो सोल्यूशन हमारा टोटली सेचुरेटेड है। और अगर हमने क्या कर रखा है, हमने टेम्परेचर या प्रेशर को वेरी कराया, दोनों को में से किसी एक टर्म को हमने बढ़ाया या दोनों को बढ़ाया, और हमने क्या कर दिया, हमने उस मैक्सिमम क्वांटिटी से जो कि 100 ग्राम में घोली गई थी उससे ज्यादा हमने क्या कर दी, उसके अंदर डिसॉल्व कर दी, तो वो सोल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। अनसेचुरेटेड के एग्जांपल शायद सबको पता है, ठीक है, कि हमारे पास में क्या होगा, अगर हमारे पास में 100 ग्राम में, मान लो 100 ग्राम जो हमारे पास में वाटर है, 100 ग्राम H2O है, मान लेते हैं कि उसमें हाइपोथेटिकल है, पता नहीं है मुझे भी कि कितना सेचुरेशन पॉइंट होता है इसका, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि हमने क्या किया, 5 ग्राम NaCl अगर हम लोग मिलाते हैं इसके अंदर, तो 5 ग्राम NaCl पर ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर में 100 ग्राम पानी में 5 ग्राम से ज्यादा हम लोग NaCl को घोल नहीं सकते, ये बात मैंने मान ली अपने पास से, तो ये है इसका सेचुरेशन पॉइंट। अब अगर इसके अंदर 1 से लेके 4.9 ग्राम तक है तो ये अनसेचुरेटेड होगा। अगर इसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा करके इसमें 5 से ज्यादा घोल दिया जाए तो ये कैसा हो जाएगा, सुपर सेचुरेटेड हो जाएगा। तो सुपर सेचुरेटेड का एग्जांपल बताओ भाई कोई लोग, अगर किसी को आता हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट किया करो, जो पूछा करो, वीडियो को पास करो, कमेंट करो, और उसके बाद देखो कि मैंने बताया और आपने बताया वो एक जैसा निकला या नहीं निकला, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है आपका कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, थम्स अप की बोतल। तो थम्स अप जो होता है उसको जब आप ओपन करते हो तो उसमें प्रेशर ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, उसमें किसको वेरी करते हैं, प्रेशर को वेरी करते हैं, और प्रेशर को बढ़ा करके हम क्या कर देते हैं, उसे उसमें CO2 की जो क्वांटिटी होती है उसे ज्यादा घोल देते हैं। तो जैसे ही हम लोग उस प्रेशर को रिलीज करते हैं, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 होता है वो तुरंत बाहर निकल जाता है, और जो हमारा सोल्यूशन होता है वो सुपर सेचुरेटेड से किस पर आ जाता है, सेचुरेटेड पर आ जाता है। सारी गैस नहीं निकल जाती, केवल वो गैस निकलती है जो कि प्रेशर बढ़ा के एक्सेस में सुपर सेचुरेट करने के लिए बनाई गई थी। या फिर आप लोग घर में कभी चाय बनाते हो तो चाय बनाते टाइम आप लोग देख लेना, पहले क्या करना, एक नॉर्मल वाटर लेना, और नॉर्मल वाटर में आप लोग चीनी डालना, और उसके बाद में उसे क्या करना, घोलना, और उसके बाद में गर्म करके घोलना। तो देखिए कि जो रेट होगा ना डिसॉल्विंग का, वो रेट बढ़ा हुआ होगा गर्म पानी में, हॉट पानी में, ठीक है। तो जो गर्म पानी होगा, तो यहाँ से दो बातें समझ में आती हैं। तो वो सारी बातें मेरे हिसाब से क्लियर है कि सुपर सेचुरेटेड क्या होता है, सेचुरेटेड क्या होता है, और आपका अनसेचुरेटेड क्या होता है, और आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, इसको आप लोग नोट करिए कॉपी पर, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बोर्ड पर मैं लिखता नहीं, आदत नहीं है मेरी बहुत अच्छा लिखने की, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग काफी ज्यादा होता है, सजाना नहीं है। जरूरी नहीं कि बोर्ड पे कितना साफ लिखा है, जरूरी है कि आपको समझ में कितना आ रहा है। तो हेडिंग डालिए अपनी कॉपी पर अगली, और वो कॉपी पर अगली हेडिंग पड़ेगी फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं यहां पर किससे रिप्रेजेंट करने वाला हूं, स्मॉल एस से, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का मतलब है स्मॉल एस मान लो, कैपिटल एस मान लो, चलो ठीक है। पहला टर्म एस है, पहला लेटर एस, तो सॉल्युबिलिटी को मान लिया एस है। तो सबसे पहली बात, सॉल्युबिलिटी को क्या क्या चीजें हैं जो कि अफेक्ट करेंगी, तो मैंने दो तो पहले बता दिया आपको, जब मैंने सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड पढ़ाया तभी बता दिया कि पहली कौन सी अफेक्ट करेगी, टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सॉल्युबिलिटी के। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हो, डिक्रीज करते हो, तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये पैटर्न समझ लो, ऊपर की तीर बनाता हूं तो इसका मतलब इंक्रीज होता है, नीचे की तरफ बनाऊंगा तो उसका मतलब डिक्रीज होगा। जो पुराने बच्चे उनको पता है, जो नए आ रहे हैं चैनल पे मेरे, उनके लिए ये बात बता दी मैंने, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है आपका प्रेशर। तो प्रेशर के साथ भी सेम कहानी, कि प्रेशर भी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्युबिलिटी के। यानी कि आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर को घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। भाई सीधी बात है, आप लोग खुद एज्यूम करो मेरे साथ साथ। क्या करते हैं, मान लो CO2 हमें डिसॉल्व करनी थी, तो CO2 को हमने क्या किया, हमने कोल्ड ड्रिंक भरी, पहले एक कोई कंटेनर ले लिया, उसमें हमने कोल्ड ड्रिंक भर दी, और कोल्ड ड्रिंक के बाद उसमें ऊपर से क्या कर दी, CO2 डाली। तो पहले प्रेशर कम था, तो सोल्यूशन के अंदर कम जा रही थी, ठीक है, जितनी घुलनी थी उतनी घुल गई, सोल्यूशन हमारा क्या हो गया, सेचुरेट हो गया, ठीक है। ऐसा बना लेते हैं, ये हमने क्या कर लिया, एक कॉलम बना लिया, ठीक है। और इसके अंदर क्या करा हमने, यहां तक ऊपर से कॉलम बंद है, और इसके अंदर हमने CO2 भर दी, तो जितनी इसके अंदर डिसॉल्व हो सकती थी उतनी तो डिसॉल्व हो गई। सोल्यूशन हमारा किस पॉइंट पे पहुंच गया, सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से एक पिस्टन लाए, और पिस्टन ला करके जबरदस्ती इस पूरे के पूरे पिस्टन को नीचे दबा दिया। कहां तक दबा दिया, यहां तक दबा दिया। तो जो CO2 थी वो बेचारी जाएगी कहां, वो CO2 इसी सोल्यूशन के अंदर
जबरदस्ती क्या कर दी जाएगी, डिसॉल्व कर दी जाएगी। तो सैचुरेशन पॉइंट तो नहीं है, सोल्यूशन कैसा हो गया है, सुपर सैचुरेटेड हो गया है, थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड हो गया। अगर वहीं पर सील करके पैक कर दिया जाए तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ही पैक रहेगा। जैसे ही आप लोग इस पिस्टन को ऊपर उठाओगे, जो एक्सेस में CO2 होगी वो वापस बाहर आ जाएगी और आपका सोल्यूशन पॉइंट फिर से पॉइंट ऑफ किसे सुपर सैचुरेशन से सैचुरेशन की तरफ आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। अच्छा, तीसरा और एक है, और वो है आपका क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आपका सॉल्वेंट कैसा है, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कि डिसॉल्व होगा या नहीं डिसॉल्व होगा। और ये बात बहुत अच्छी है कि अगर हमारे पास में क्या हो, नॉन पोलर, पोलर लाइक पोलर, लिखो मेरे साथ साथ, पोलर लाइक्स पोलर। अगर आपका सॉल्वेंट भी कैसा है, पोलर, ठीक है, ध्यान से सुन लो बातों को, बाद में कहीं कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर आपका सॉल्वेंट भी कैसा है, पोलर, पोलर जैसे कौन, पानी। पोलर मतलब समझते हो, जो बच्चे पोलर नहीं समझते पहले तो वो समझें। अगर हमारे पास में मान लो हम क्या ले लें, H2 ले लें, तो हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों का इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल बीच में रुका हुआ है, ठीक है। तो यहां पर किसी पर पोलैरिटी नहीं है। पोल फिजिक्स का टर्म है। पोल का मतलब होता है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को जब बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखा जाता है, देन इट इज नोन एज डाइपोल। और जहां पर कोई डाइपोल बनेगा उस पूरे के पूरे सिस्टम में पोलैरिटी होगी। अब हम लोग किसकी बात करें, HF की बात करें 2 मिनट के लिए, तो हमें पता है हाइड्रोजन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ना इनके बीच का, वो फ्लोरीन की तरफ थोड़ा सा खिंच जाएगा और हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा। तो फ्लोरीन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देखो एक प्लस एक माइनस, दोनों के ऊपर कितना चार्ज आएगा, जितना माइनस उतना ही प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, चार्ज क्वांटाइज है, ठीक है। और बॉन्ड कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं कि बहुत लंबी बॉन्ड बनी है, 2 मीटर की बॉन्ड तो बनी नहीं हुई है, बॉन्ड बहुत छोटा है। यानी कि इस पूरी चीज को हम क्या कहेंगे, ये सिस्टम कैसा होगा, डाइपोल की तरह काम करेगा, यानी कि इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होगी, ठीक है। बहुत कठिन हो गया टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तब आसान हो जाएगा। आसान चीज सुन लो मुझसे, होमोएटॉमिक है तो नॉन पोलर है, हेटेरोटॉमिक है तो पोलर है, ठीक है। हेटेरोटॉमिक मतलब डिफरेंट एटम मौजूद है, होमोएटॉमिक मतलब सेम एटम मौजूद है। N2 O2 H2, ठीक है, P4, सारे के सारे क्या है कैसे कैसे है, नॉन पोलर। NH3 H2O CO2, सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे हैं पोलर, ठीक। बात खत्म, समझ में आ गई बात। तो पोलर लाइक्स पोलर, यानी कि पोलर सॉल्वेंट हो और पोलर ही क्या हो, पोलर सॉल्वेंट, और पोलर क्या हो, सॉल्यूट, तो बहुत आसानी से डिसॉल्व होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी बच्चों, ठीक है। अगर नॉन पोलर हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो और लाइक्स नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर चीज नॉन पोलर, और नॉन पोलर का मतलब है कि वो होमोएटॉमिक भी हो सकती है, कई जगह पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो चार्ज ट्रांसफर होता है उसे नहीं माना जाता। तो ऑर्गेनिक स्पीसीज को भी हम लोग नॉन पोलर की कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। एक और चीज आती है, ठीक है, ये बातें हो गई, उसके बाद आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं चौथे पर। और चौथा टर्म आप लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन है तो वो भी सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, ठीक है। चलो भाई मैं हट जाता हूं, एक बार पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लो फटाक से और बढ़ते हैं आगे। अब एक काम एज्यूम करते हैं और छोटी सी एग्जांपल लेते हैं पहले, ठीक है। और वो एग्जांपल है बहुत अच्छा, जितने लड़के हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा, कि अगर हम लोग पानी में अल्कोहल मिलाते हैं तो वो घुल जाता है, ठीक है। पानी क्या होता है हमारा, H2O। अभी मैंने बताया ये होमोएटॉमिक हेटेरोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक बिल्कुल हेटेरोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक का मतलब इसमें पोलैरिटी है। फिर हम लाते हैं अपना अल्कोहल जो डेली पर्पस के लिए यूज होता है, C2H5OH, ठीक है, ये एथाइल अल्कोहल। और हम क्या करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, तो कहोगे सर ये पोलर है और ये कैसी स्पीसीज है, ऑर्गेनिक, फिर कैसे आपस में घुल जाती है, ठीक है। तो भाई पता होना चाहिए कि अगर हाइड्रोजन किनके साथ में जुड़ा हुआ हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, नॉफ याद रखो, NOF, नॉफ। अगर कहीं पर भी नॉफ है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन विद नॉफ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो वो स्पीसीज हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। और अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है तो यहां पर देखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, तो क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, C2H5O एंड H। ये है हमारे पास में क्या, ये हमारे पास में अल्कोहल, ये हमारे पास में पानी। तो देखो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस, इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस, इसके ऊपर क्या आएगा, डबल माइनस, इसके ऊपर क्या आएगा, सिंगल प्लस। तो एक इंटरेक्शन बनेगा कहां से कहां तक, इस ऑक्सीजन से लेकर के इस हाइड्रोजन तक,
इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है वहां पर ये दोनों चीजें आपस में क्या होंगी, आसानी से डिसॉल्व हो जाया करेंगी। ठीक है, समझ गए। यानी कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है H बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, सॉलिबिलिटी के। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा बॉन्ड उतनी ही ज्यादा अच्छी सॉलिबिलिटी आपके पास हुआ करेगी। सॉलिबिलिटी टर्म के बारे में सारी जानकारी आपकी हो गई, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर में पूरी तरीके से क्या करने के लिए, पूरी तरीके से घुसने के लिए, और शुरू करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को। हाँ भाई नोट कर लो, आगे बढ़े। अगली हेडिंग जो आपकी कॉपी पर पढ़नी चाहिए वो पढ़नी चाहिए चैप्टर की सबसे अच्छी हेडिंग, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर ये जो टर्म आ गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इनका मतलब क्या है सबसे पहले तो ये समझो, ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए भाई, कोई भी वो प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की कोई भी वो प्रॉपर्टी जो कि उसमें मौजूद सॉल्वेंट की क्वांटिटी पर डिपेंड कर जाती हो, दैट इज योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत आसानी से समझा करो चीजों को। कोई भी वो प्रॉपर्टी जो कि आपकी जो सॉल्यूट आप मिलाते हो ना उसकी कंसंट्रेशन पे अगर डिपेंड कर रही है, सुनो बातों को ध्यान से, तो उस प्रॉपर्टी को आप क्या कहेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। जो सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है वो पढ़नी है बहुत आसान, आप लोग क्लास 8 से पढ़ते चले आ रहे हो, डिफ्यूजन। ठीक, और जो दूसरी पढ़नी है वो है आपकी ऑस्मोसिस। ठीक, अब इन दोनों टर्म से आप पूरी तरीके से क्या होंगे, पूरी तरीके से आप लोगों को पता होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। मैं 2 मिनट ले रहा हूं आपको क्लियर करने के लिए, और बस उसके बाद हम लोग क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे अपने सोल्यूशन की तरफ। तो डिफ्यूजन के बाद में, डिफ्यूजन जो होती है उसको हम लोग कहते हैं कि फ्लो ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लिख दूं क्या बोल्ड पे, इन चीजों को भी लिखो। ठीक है, चलो लिखे दे रहा हूं, हाई कंसंट्रेशन से लेकर के लो कंसंट्रेशन की तरफ जो फ्लो होता है, ठीक है, किसका बेसिकली लिया जाता है, किसका, गैस का, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। और यहां पर बड़ी बात यह होता है विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो एक टर्म आ गया दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके बारे में जानकारी कम होती है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी मैं कहां दूंगा, ऑस्मोसिस में, क्योंकि वहां पर ये यूज होती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो ऑफ गैस लिया जाता है, लिक्विड भी मान लिया जाएगा अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज ना हो रही हो तो जैसे आपके घर में परफ्यूम होता है ना, परफ्यूम लगाते हो तो खूब दूर तक महकता है। तो वहां पर जहां पर परफ्यूम लगाया जाता है वहां पर हाई कंसंट्रेशन होती है, जहां दूर खड़ा आदमी वहां पर लो कंसंट्रेशन होती है। घर में खाना बनता है तो खाना बनने की खुशबू आती है आपको, तो जहां पर खाना बन रहा होता है वहां पर लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन होती है, आप दूर बैठे वहां पर लो कंसंट्रेशन है। तो बिना किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के क्या होता है, फ्लो हो जाता है किसका, पार्टिकल्स का, और वो तब तक होता रहेगा जब तक आपकी कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। अब सोल्यूशन में कहां से आ गई, तो सोल्यूशन में आई यहां से कि अगर हमारे पास में दो चीजें हो, सोच लो दो सोल्यूशन हो आपके पास में, एक सोल्यूशन है ये, दूसरा सोल्यूशन है ये है S1 सोल्यूशन नंबर 1, ये है सोल्यूशन नंबर 2। इसकी कंसंट्रेशन है कैपिटल सी, इसकी कंसंट्रेशन है स्मॉल सी। ठीक है, डिफ्यूजन समझा रहा हूं केवल आपको। ये भी शुगर सोल्यूशन है, मान लो ये भी शुगर सोल्यूशन है, इसकी कैपिटल सी है, इसकी स्मॉल सी है, और हम लोग क्या मान लें कि कैपिटल सी इज ग्रेटर देन स्मॉल सी। कैपिटल सी कंसंट्रेशन ज्यादा और स्मॉल सी कंसंट्रेशन कम है। हम लाते हैं दोनों सोल्यूशन को एक में मिला देते हैं। ठीक है, एक कम मीठा पानी है, एक ज्यादा मीठा पानी है, दोनों को आपस में मिला देते हैं तो क्या होगा, ना तो ज्यादा मीठे के बराबर रह जाएगा ना तो कम मीठे के बराबर रह जाएगा, बीच में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगी। यानी कि जो शुगर पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन में थे वो क्या हो जाएंगे, वो आसानी से मूव कर जाएंगे दूसरी तरफ और दोनों को आपस में मिलाने पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही फ्लो होगा, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स का होगा, और वो कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों जगह की कंसंट्रेशन एक जैसी नहीं हो जाती। दिस इज नोन एज योर डिफ्यूजन। अब बात आती है ऑस्मोसिस की, क्या होती है। तो ऑस्मोसिस में सबसे बड़ी बात की आपको यूज करनी होती है SPM। SPM का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये क्या होती है, ये दो तरीके की होती है। मैं पहले आपको पूरी जानकारी किताब वाली दे दूं फिर समझाऊं। ठीक है, ये होती है पहली तो कैसी, ऑर्गेनिक मान लो या नेचुरल मान लो, नेचुरल। और नेचुरल जहां पर आता है तुरंत दूसरा वर्ड आता है आर्टिफिशियल। ठीक है, तो आर्टिफिशियल में जो आप बेसिकली यूज करते हो वो यूज करते हो आप फिनॉल लेयर हो गई। ठीक है, और एक कंपाउंड होता है Cu2FeCN6। इनके नाम मैं आपको कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगा। बेसिकली इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा
कौन सा, कॉपर हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड, हेक्सा फेरोसाइनेट और कितना 6 4, हाँ ठीक है सेकंड आएगा। तो ये जो होती है हमारी कैसी है, आर्टिफिशियल है। नेचुरल में अगर हम लोग बात करें तो एग के ऊपर की लेयर हो गई, ठीक है, एग के ऊपर का जो अंडे के ऊपर होता है खोल, जो आपका ग्रेप्स आते हैं ग्रेप्स के ऊपर का जो कवर होता है वो हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी क्या होती है, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े कि ऑस्मोसिस होती क्या है, होती है यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो किसका फ्लो होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का, सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होता है। अच्छा होना क्या है कि मान लो दो हमारे पास में, जैसे यहां पर हमने माने दो थे हमारे पास, वैसे ही हम लोग दो मान लेते हैं। दो क्या मान लेते हैं, ये हमारे पास में एक बीकर रखा हुआ है, बीच में क्या लगी हुई है, एसपीएम लगी हुई है, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ठीक है, दिख रहा है पूरी तरीके से, हाँ दिख रहा है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ पहला है सोल्यूशन नंबर 1 और दूसरा है सोल्यूशन नंबर 2, ठीक है। यहां पर कंसंट्रेशन है कैपिटल सी, यहां पर कंसंट्रेशन है स्मॉल सी, कैपिटल सी बड़ा है स्मॉल सी छोटा है। तो अब क्या करेंगे, क्या सॉल्यूट के पार्टिकल चले जाएंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, नहीं जा सकते यार, वो पार्टिकल बड़े हैं, ठीक है। तो किसका किसका मूवमेंट होगा, मूवमेंट किसका होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होगा। तो यहां पर क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करते हैं आपके, फ्लो करते हैं। और अब ये कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये कंसंट्रेशन कम है, तो किधर से किधर की तरफ आएंगे, जहां कंसंट्रेशन कम है वहां पर सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा है, बस यही तो समझना है। और यहां से किसकी तरफ आएंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के किसकी तरफ आएंगे, इसकी तरफ आएंगे। और तब तक आते रहेंगे जब इधर सॉल्वेंट बढ़ने लगा कंसंट्रेशन कम होने लगी, सॉल्वेंट बढ़ने लगा कंसंट्रेशन कम होने लगी, तब तक होती रहेगी जब तक कि दोनों की तरफ की कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती। दिस फिनोमिना इज नोन एज योर ऑस्मोसिस। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहीं से तो डीलिंग होनी है आगे की सारी। अब ये दो तरीके की होती है, ठीक है। चलो पहले इसको नोट कर लो और नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़े। अब ये ऑस्मोसिस दो तरीके की होती है, पहली होती है इंडोऑस्मोसिस, दूसरी होती है एक्सोऑस्मोसिस। ये होती है भाई एंडो और दूसरी होती है एक्सो, ये भी आसान टर्म है। एंडोऑस्मोसिस का मतलब इनसाइड, एक्सो का मतलब आउटसाइड, ठीक है। तो जो भी आपके पास में सिस्टम, इनको मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूं, लिखूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। इंडोऑस्मोसिस क्या होती है और एक्सोऑस्मोसिस क्या होती है। एंडो का मतलब होता है कि जब आपका जो सिस्टम है, जो भी चीज में मेम्ब्रेन लगी थी, बाहर से सॉल्वेंट पार्टिकल आया और उसके अंदर चले गया, ठीक है। या किसी भी चीज का फूल जाना, कोई भी चीज आप चने लेते हो, कुछ भी भिगो देते हो रात भर के लिए, तो सुबह तक क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जब सुबह तक फूलते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि अगर नॉर्मल पानी में आपने उनको डुबो करके रखा है, तो जो बाहर सॉल्वेंट पार्टिकल है वो सॉल्वेंट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इंडोऑस्मोसिस करेंगे, यानी आउटसाइड टू इनसाइड जाएंगे। और आउटसाइड टू इनसाइड जाएंगे तो आपकी चीज स्वेल हो जाएगी, ठीक है। एक्सोऑस्मोसिस क्या है, अंदर से बाहर की तरफ फ्लो हो जाना। बाहर की कंसंट्रेशन क्या थी, ज्यादा थी, अंदर की कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी। अंदर के सॉल्वेंट पार्टिकल बाहर की तरफ आ गए, ठीक है, अंदर के सॉल्वेंट पार्टिकल बाहर की तरफ आ गए। और जैसे ही वो बाहर की तरफ आएंगे तो आपका जो सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग क्या करें, पानी में नमक डाल दे पहले, ठीक है, कंसंट्रेशन हाई करते, खूब कस के कंसंट्रेशन कर दी, और उसके बाद में उसमें ग्रेप्स डाल देना करके, तो थोड़ी देर के उनको 1 दिन या 2 दिन के लिए बिल्कुल अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाएगा, तो क्या होगा, तो आपके पास में जो ग्रेप्स होंगे वो थोड़ी दिन के बाद में क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। अगर आप रेजिन लेते हो, रेजिन को नॉर्मल पानी में डाल दो तो रेजिन्स क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। तो रेजिन्स में क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस, ग्रेप्स में क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस। सेम काम अंडे के लिए भी है। अगर अंडा हम लोग लेते हैं उसको नमक के पानी में डाल दिया जाता है, तो क्वेश्चन बहुत पेड क्वेश्चन है कि अगर हम लोग एग को डालते हैं तो एग सिकुड़ क्यों जाता है, क्योंकि वहां पर कौन सी ऑस्मोसिस हो रही होती है, एक्सोऑस्मोसिस हो रही होती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बायो की, थोड़ी सी बात हो गई बायो की। वीडियो हो गया 27 मिनट का, ठीक है। 35 पे मैं क्लोज करूंगा इसको, और 35 तक पूरा का पूरा टॉपिक हो जाएगा जो मैं पढ़ाने के लिए इतनी देर से आपको ऑस्मोसिस पढ़ा रहा था। तो अगली हेडिंग डालिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां से शुरू होती है केमिस्ट्री, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, आसानी से समझते हैं, ठीक है। अब देखो ऑस्मोसिस हो रही है, और ऑस्मोसिस होने का मतलब है, पहले तो एक सिस्टम ले लेते हैं, अपने पास बना लेता हूं जो जो चीजें आपको जरूरत है समझने के लिए। ये हम लोग एक सिस्टम ले लेते हैं पूरा का पूरा, और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको एसपीएम से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। यहां पर मैं लगा रहा हूं क्या, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक सोल्यूशन हमने इधर पर रखा है, ठीक है, ध्यान से सुनो। और दूसरा सोल्यूशन हमने क्या कर रखा है, इधर पर रखा है, मिलकर के भरा, मैंने अकेले नहीं भरा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, यहां पर एक सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन मान लेता हूं मैं C1 है, यहां पर एक दूसरा सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन में मान लेता हूं क्या है, C2 है। और लेट कंसीडर कर लेते हैं कि C1 इज ग्रेटर देन योर C2। आपकी कंसंट्रेशन C1 ज्यादा है और C2 कम है, ठीक है। C1 ज्यादा है, C2 कम है, बीच में SPM है, सॉल्वेंट पार्टिकल का मोशन होना है, किधर से किधर की तरफ होगा यार, किधर से किधर, C1 ज्यादा, इसकी कंसंट्रेशन को हमें कम करके C2 के बराबर लाना है, यानी कि C2 वाले से सॉल्वेंट पार्टिकल कहेंगे चलो भाई इधर,
ठीक है, इस पीएम को पार करो और C1 में मिलो जाकर के, और C1 को कम करके किसके बराबर कर दो, C2 के बराबर कर दो। ठीक है, तो क्या हुआ, इधर से पार्टिकल इधर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो गया, अपने आप स्टार्ट हो गया। अब मैं कहूं मैं इनको फ्लो नहीं होने दूंगा, मैं इधर से प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, इधर से प्रेशर इतना बढ़ा देंगे कि ये पार्टिकल इस एसपीएम को, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार ना कर सके, उधर ही रुके रहे। ठीक है, ध्यान से सुनो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस ना कर पाए, इतना प्रेशर इधर से अप्लाई किया जाए, मिनिमम प्रेशर उतना। ठीक है, पहले थोड़ा सा अप्लाई किया, नहीं रोक पाए, फिर अप्लाई किया, बढ़ाया और नहीं रोक पाए, फिर और बढ़ाया, फिर नहीं रोक पाए, फिर एक पॉइंट ऐसा आया, प्रेशर बढ़ाया, ऑस्मोसिस रुक गई। दिस प्रेशर इज नोन एज योर ऑस्मोटिक प्रेशर, मींस दैट मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर which can prevent osmosis is known as osmotic pressure. Osmotic pressure, it is represented by P suffixes. ठीक है, ये अकेले डिफिनेशन नहीं है, अभी और समझते हैं। दूसरी बात, ठीक है, पहली बात ये समझ में आई कि वो एक्सटर्नल मिनिमम प्रेशर जिसको अप्लाई करने पर हम ऑस्मोसिस को रोक लेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी डिफिनेशन क्या हो सकती है, दैट मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर बाय विच वी कैन सेपरेट बोथ द सॉल्यूशंस, ठीक, बोथ द सॉल्यूशंस थ्रू आउट द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जिसकी मदद से हम दोनों के दोनों सॉल्यूशन को, जिनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट थी, उन्हें क्या कर सकते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग अलग रख सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। और इस ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, रिप्रेजेंट किया जाएगा P सफिक्स S से। ठीक है, तीसरी डिफिनेशन क्या हो सकती है, एक और डिफिनेशन हो सकती है, और वो डिफिनेशन क्या है कि भाई ऑस्मोसिस, हमें बस इतनी बात, आसान बातें पहले याद करो, हमें ऑस्मोसिस को रोकना है, और ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये खुद होता है, इसे कराना नहीं पड़ता, ये तब तक होता रहना चाहता है जब तक कि आपकी कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती। अगर उसे रोकना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। एक्सटर्नल फोर्स ऑन यूनिट एरिया इज नोन एज योर प्रेशर। तो वो मिनिमम प्रेशर, अब मैक्सिमम क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को धीरे धीरे बढ़ाना है, हम लोगों को उस पॉइंट पे जाना है जहां पर जो ऑस्मोसिस से आने वाला प्रेशर है और जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ध्यान से सुनो बात को, तीसरी डिफिनेशन निकाल रहा हूं आपके लिए, जो ऑस्मोसिस से होने वाला फ्लो का प्रेशर है और जो बाहर से लगने वाला प्रेशर है वो हाँ भाई 30 मिनट कंप्लीट हो गए थे तो वीडियो इंटरप्ट हुआ। अब जो मैं क्या बता रहा था कि जो फ्लो में लगने वाला प्रेशर है वो बाहर से लगने वाले प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, वहीं पे तो रोकोगे ऑस्मोसिस को यार, वही आपका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। दैट मींस द प्रेशर अप्लाइड बाय द हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट पार्टिकल, ठीक, प्रेशर अप्लाइड बाय द हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट पार्टिकल, हायर कंसंट्रेशन में मौजूद सॉल्वेंट पार्टिकल से लगने वाले प्रेशर को ही अगर हम क्या करते, उसका साइन क्या कर दें, केवल माइनस कर दें। केमिस्ट्री में साइन मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अगर हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में कैलकुलेट करें तो उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। तीन डिफिनेशन निकल करके आई। अच्छा, तो यहाँ पर बैलेंस फोर्स भी कह सकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर बैलेंस फोर्सेस, कक्षा 9 में पढ़ा था छोटे थे जब, तो इसको हम लोग बैलेंस फोर्स भी कह सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग कहें कि जो हमारा पीएस होगा ना, जो बाहर से पीएस लग रहा है, ये पीएस इक्वल किसके होगा, इधर से लगने वाले प्रेशर के, जो कि सॉल्वेंट पार्टिकल निकलने के लिए लगा रहे हैं उसके बराबर हुआ करेगा। बस इतनी सी बात आपको सीखनी थी। ठीक है, तो हम लोगों ने आज एक नया टर्म केवल पढ़ा है, और वो एक नया टर्म है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। बाकी सारी बातें आपको शायद फिर पहले से आती हो, मैंने केवल रिवाइज कराई हैं, केवल एक टर्म पढ़ा है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, फिर से सुनो, ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनेशन, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच कैन प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ठीक है, दूसरा, दैट मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच कैन प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, बस इतनी सी बात तो याद रखनी, वो बाहरी प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस को रोक कर रख सकता है, इज नोन एज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। और लास्ट डिफिनेशन, द वैल्यू ऑफ दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर अप्लाइड बाय द सॉल्वेंट, द एक्स्ट्रा सॉल्वेंट पार्टिकल्स। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब अगर आपको अगला टॉपिक मैं बता दे रहा हूं, अगला टॉपिक आपको पढ़ना है लॉस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर के क्या क्या लॉस बने हैं,
और इसके लिए अगर आपको अच्छे तरीके से आप चाहते हो कि आपको समझ में आए तो वापस जाओ फर्स्ट ईयर में, स्टेट ऑफ मैटर उठाओ, एनसीईआरटी बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 5, और वहां पर क्या करो, जा करके स्टेट ऑफ मैटर में आपको मिलेगा बॉयल का लॉ, चार्ल्स का लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन। इन 3 टॉपिक्स को आप लोग घर पे पढ़ लो और अगले दिन 10 बजे का इंतजार करो, मेरा वीडियो आएगा। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है और लग रहा है कि हाँ मैं खत्म करा ले जाऊंगा आपको नवंबर दिसंबर तक सारी चीजें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।